सदन को भंग करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल की तरफ से सदन को भंग करने की औपचारिक सिफारिश राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को की गई, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल में अप्रैल मई में संसदीय चुनाव करवाए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दे सकते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने ओली सरकार के इस असंवैधानिक सलाह को मंजूर भी कर लिया है। ऐसे में आशंका है कि विरोधी दल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और ओली के कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बरश मैनपुन ने बताया कि आज के कैबिनेट की बैठक में संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया गया है। बता दें कि ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था। मंगलवार को जारी इस अध्यादेश को राष्ट्रपति देवी भंडारी ने भी मंजूरी दे दी थी। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। राजीव जी, किस तरह से देख रहे हैं आप नेपाल में जो इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है? देखिए, अपनी ही संसद को भंग करने का फैसला प्रधानमंत्री ओली की तरफ से लिया गया, क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा सकती है? देखिए, नेपाल में पिछले कई सालों से अब राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और वहाँ जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार चलती है, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके सरकार बनाते हैं जी। उस माहौल में हमेशा एक अस्थिरता का भय बना रहता है। और नेपाल में आज की तारीख में एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नेपाल की राजनीति में चाइना की जो इंटरफेरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। उस वजह से वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में सही आकलन लगाना आज की तारीख में डिफिकल्ट हो जाता है। यह पता भी नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाइना के इशारे पे काम कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या एजेंडा है। अब तो स्थिति नेपाल की ऐसी हो गई है कि वहाँ के ढेर सारे कंपनीज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जिसमें चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो सारी कंपनीज जो पॉलिटिकल पार्टीज और इम्पोर्टेंट लीडर्स के द्वारा ओन किया जा रहा है। तो नेपाल की स्थिति पे भारत को मुझे लगता है कि नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे चाइना जिस प्रकार से वहां अपना पैर पसार रहा है वो भारत के लिए एक चुनौती है। और देखने की बात यह है कि भारत सरकार उस चुनौती का सामना किस प्रकार से करती है। लेकिन सवाल तो यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नेपाल का अंदरूनी मामला है, इसमें भारत किस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है? और बड़ी बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में वहां के जो विपक्षी दल हैं, क्या कुछ अब रुख अपना सकते हैं? देखिए, नेपाल का ये अंदरूनी मामला है, इस बारे में कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल और भारत के बीच का जो संबंध है वो ऐतिहासिक है और इंटायरली वो डिफरेंट टाइप का रिलेशंस है। नेपाल में जो कुछ भी होता है भारत पे उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत में जब कोई डिस्टर्बेंसेस होता है तो नेपाल पे असर पड़ता है, क्योंकि नेपाल से और भारत के बीच का जो रिलेशनशिप है ऐतिहासिक भी है, सामरिक भी है और सांस्कृतिक भी है। अब मुझे लगता है क्या कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और चीजें आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा। अभी इन्होंने रिकमेंड किया है और अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जैसा कि आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को भंग करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो हो सकता है कि वहां एक इंतरिम सरकार बनाने की सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो। बिल्कुल, और ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि मई जून में संसदीय चुनाव करवा लिए जाएं। हाँ, इसीलिए मई जून में ज्यादा देखिए वक्त भी नहीं है। अगर आप मई जून की बात करते हैं तो 5-6 मंथ्स के लिए एक अंतरिम गवर्नमेंट बन सकती है और उस गवर्नमेंट के तहत वहां चुनाव किया जा सकता है।
तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होता है वो भी हमें देखने वाली बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो चाइना फैक्टर है आज की तारीख में नेपाल और श्रीलंका में जिस प्रकार से चाइना का वहां प्रेजेंस बढ़ा है वो हमारे लिए चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है और वाकई में इस पूरी स्थिति को भारत को देखना चाहिए। शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि नेपाल में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है, वहां पर अभी संसद को भंग कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि नेपाल का जो संविधान है उसमें संसद को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो वहां के विपक्षी दल है वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं के साथ 10 जनपद पर पार्टी आलाकमान के साथ बैठक के बाद 4 राज्यों में संगठन में फेरबदल की शुरुआत हो गई है। शुरुआती दौर में पार्टी 4 राज्यों तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बदलाव करने जा रही है। इसी क्रम में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में पार्टी की हार और खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी उपचुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और जिन्होंने पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व की बैठक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन पर भी पद छोड़ने का दबाव बनाया गया है। शनिवार को कांग्रेस ने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी में भी बदलाव किया है। करीब 1.5 साल बाद अशोक अर्जुन राव जगताप को कांग्रेस की मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बाला साहब थोराट की अगुवाई में मुंबई कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग और रणनीति समिति भी बनाई गई है। बाला साहब थोराट फिलहाल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। तो शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं के साथ 10 जनपद पर पार्टी आलाकमान के साथ बैठक के बाद 4 राज्यों में संगठन में फेरबदल की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती दौर में पार्टी 4 राज्यों तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बदलाव करने जा रही है। इसी क्रम में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में पार्टी की हार और खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी उपचुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने कई फेरबदल करना अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि तमाम फेरबदल इस समय किए जा रहे हैं और फेरबदल भी काफ़ी अहम किए जा रहे हैं। संगठन के लिहाज से कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी और इसी वजह से शनिवार को एक अहम बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में वो तमाम असंतुष्ट नेता भी शामिल रहे थे जिन्होंने पत्र लिखकर संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की थी। और इस बैठक के बाद अब ये एक्शन लिया गया है। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी लाइव। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। शनिवार को एक अहम बैठक सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित की गई और अब उस बैठक का असर नजर आने लगा है। बड़ा परिवर्तन अब कांग्रेस में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ती चली जा रही थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता चला जा रहा था। मगर अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो फेरबदल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही किया जा रहा है, क्योंकि भी गुजरात में भी चुनाव है और कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव है, उसके बाद में दिल्ली में भी चुनाव है और कहीं पंजाब में भी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बात करें जिस तरीके से सोनिया गांधी ने शनिवार को भी बैठक की थी और बैठक के अंदर तमाम मुद्दों पर गौर करने की कोशिश की थी। और साथ साथ एक चीज और गौर करने के लिए जो फेरबदल की बात है, यानी कि जो पद अधिकारियों को जो चुनने की बात है, वो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है सरकार की, कांग्रेस की तरफ से, कि जो बड़ा बदलाव किया जाए ताकि जो युवा टूटा हुआ है या फिर जो वोट बैंक टूटा हुआ है वो वापस हासिल हो सके। जी बिल्कुल राजीव, और बड़ा फेरबदल 4 राज्यों में तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यहां बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, तमाम ऐसे संगठन के पदाधिकारी थे जिन्होंने अब अपना इस्तीफा सौंप दिया है। किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई में अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज से स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बदलाव कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी बदलाव किए थे और कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने काफी हद तक युवाओं को रुझाने की कोशिश करी थी। बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की, कांग्रेस भी अब मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लिए भी चयन किया जाएगा, ताकि राहुल गांधी की जो आवाज उठ रही है, यानी कि राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वापस आए और अध्यक्ष पद संभाले। मगर अभी तक सोनिया गांधी अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं वो रणनीति एक ऐसी बना रही है जिससे कहीं ना कहीं जो युवा टूटा हुआ है या वोट बैंक टूटा हुआ, उसको तमाम जो राज्य हैं जो जहां से कांग्रेस हारी हुई है वहां से दोबारा से वो कांग्रेस सत्ता के अंदर आ सके। जी बिल्कुल, लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर सके, और जिस तरह से राज्य दर राज्य कांग्रेस के हाथों से फिसल रहे हैं, अब ये कवायद शुरू कर दी गई है राजीव की अब इन राज्यों में एक बार फिर से अपनी पैठ मजबूत कर सके कांग्रेस। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके की उलझने हैं वो अभी भी बरकरार हैं। भले ही सोनिया गांधी अब अपने पद से जो है इस्तीफा दे सकती हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ही ताजपोशी होगी, लेकिन बात तो फिर परिवारवाद पर ही आ जाएगी। लगातार ये बात कही जा रही थी कि गांधी परिवार के अलावा कोई इस पद पर काबिज ही नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से बेशक राहुल गांधी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आ रहा है, जरूर आ रहा है, क्योंकि उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं वो सब राहुल गांधी को ही पसंद करते हैं और राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक युवा वाली बात है और युवाओं को रुझाने के लिए वो काफी हद तक कारगर भी हैं। और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो वोट बैंक टूटा हुआ, कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक हासिल कर सकता है। मगर अभी भी सोनिया गांधी बेशक मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर फेरबदल कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये देखना है कि आगे भी ये प्रक्रिया यानी कि लगभग 10 दिन तक चलती रहेगी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि वोट बैंक टूटा हुआ है या जिन राज्यों में कांग्रेस पिछड़ी हुई है उनको उन राज्यों को दोबारा से हासिल किया जा सके। जी बिल्कुल, ये कोशिश भले ही कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल है राजीव। अगर राहुल गांधी इसी तरीके से अपनी बात पर डटे रहते हैं कि नहीं उन्हें इस पद को नहीं संभालना है, तो फिर इसके बाद किसके नाम को आगे किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी हर बार यही कहते आ रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से आना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी और को मौका देना चाहिए। मगर राहुल गांधी के अलावा ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सके, क्योंकि सबको पता है, कांग्रेस के अंदर भी पता है कि बागडोर संभालने के लिए एक अध्यक्ष ऐसा चयन चाहिए जो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को अपने साथ लेके चल सके। मगर राहुल गांधी के बाद एक ऐसा एक नाम है, सिर्फ एक लौता नाम है, वो है प्रियंका गांधी, जो संभाल सकती है, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने आकर एकदम से बागडोर संभालने की कोशिश की थी। शायद प्रियंका गांधी ही एक ऐसा दायित्व है जिसके ऊपर पूरे कैसे पार्टी का भार डाला जा सकता है। मगर अभी भी राहुल गांधी को ही चुनने के लिए कहा जा रहा है और राहुल गांधी के लिए ये फोर्स लगाई जा रही है, यानी कि सपोर्ट लगाई जा रही है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा से वापस आए। मगर राहुल गांधी अभी भी नहीं आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है जो कार्यकर्ता कहे या फिर उनके दबाव में आकर राहुल गांधी इसको पदभार को संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी कांग्रेस की देखने को मिल रही है राजीव? पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस का कुछ ऐसा खास दबदबा है नहीं, वहां तो शून्य पर ही है कांग्रेस। तो लग रहा है कि ऐसे राज्यों में अब कांग्रेस कोशिश कर सकती है अपने पांव पसारने की। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बेशक कांग्रेस इतनी मजबूत दावेदार नहीं रख पाई हो, अपने कदम नहीं रख पाई हो, मगर कहीं ना कहीं अब कोशिश करती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस को भी यानी कि अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनको भी पता है, राहुल गांधी को भी पता है कि कांग्रेस काफी हद तक पिछड़ चुकी है। अब उसको वापस पटरी पर लेके आने के लिए कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा और ऐसे मंथन या फिर ऐसे नेताओं के चुनाव करने पड़ेंगे जो पार्टी को एक मजबूत दावेदारी दे सके। मगर उसी के लिए अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे युवा या वोट बैंक वापस आ सके और सत्ता उनके हाथ में दोबारा आ सके। और वो असर अब दिखने भी लगा है। राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जो बैठक हुई है शनिवार को, उस बैठक के बाद अब बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो ऐसे राज्य हैं वहां पर अब धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली ने शनिवार शाम को अपना सबसे कम तापमान दर्ज किया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि शनिवार शाम दिल्ली में शीतलहरों ने ठंड को बढ़ा दिया, लेकिन दोपहर को निकली धूप से दिल्ली वालों को राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शहर के लिए प्रतिनिधि के रूप में लिए गए सफदरजंग वेधशाला का तापमान केवल 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सर्दियों के महीनों में सबसे कम और सामान्य डिग्री से 4 डिग्री कम है। IMD ने कहा कि लोधी रोड और अयानगर स्टेशनों पर 3.3 डिग्री सेल्सियस और 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा नीचे चला गया है, क्योंकि बर्फ से लदी पश्चिमी हिमालय की बर्फीली हवाओं ने शहर को ढक दिया था। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली में कुछ दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति समाप्त हो गई है, जिसका मतलब है कि वहां साफ धूप है जो सतह को गर्म करने में सक्षम है। कोहरे की परत हट चुकी है। 22 दिसंबर के आसपास इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए एक पश्चिमी विक्षोभ की उम्मीद की जा रही है, जब नमी बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र में घने कोहरे की संभावना है। शीतलहर की स्थिति भी हो सकती है। बढ़िया, तकलीफ तो खैर थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन अपना एंजॉयमेंट के लिए अपन आ जाते हैं, घूम लेते हैं। संडे आना होता है, आ जाते हैं घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी ज़्यादा है ठंड। मतलब दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफ़ी है, और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है। हाँ बिल्कुल, सब चलना होगा। मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ जी सर, इंडिया गेट घूमने आते रहते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते में, बट अब क्या ठंड है ज़्यादा है तो इसलिए एंजॉय करने से आए हैं। प्रिकॉशनरी ये है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3 जैकेट पहन के आए हैं, मफलर है, तो ये सब तो है। ठंड तो ज़्यादा है, पर 2 दिन से कम, थोड़ी सी कम हो गई है। वरना ठंड तो 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, घर से निकल नहीं पा रहे थे। मतलब निकल तो पा रहे थे, पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। अभी पर 15-20 दिन ठंड है, अगर इसमें नहीं घूमे तो कब घूमेंगे हम? एंजॉयमेंट तो इसी में है ना, फिर तो गर्मी आनी ही आनी है। 1 महीने ठंड रहती है हमारे यहाँ। प्रोटेक्शन ऐसी क्या है कि हम बस थोड़ा दूरी बनाए रखें, लोगों से थोड़ा दूर रहें, अपने आप को प्रिकॉशन अपने आप को आप खुद लेनी पड़ेगी। लोगों से थोड़ा घूमो फिरो सब करो, बट प्रिकॉशन आपको खुद लेनी पड़ेगी, तो वो फॉलो कर रहे हैं। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। आदिवासी ध्रुवगुण समाज के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, साथ ही हमारे बड़ी संख्या में पार्षद मन भी आए हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी मन भी आए हैं। सबो जन ला सादर अभिवादन करते हुए कलाकार मन भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करा थे, ओकरो मन के मंच में सम्मान, और साथ ही उपस्थित सब पत्रकार साथी मन। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, ये पाए कि बहुत जन साथी मन स्वागत करना चाहत रही से, संचालक महोदय बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनाए रही से रूपरेखा, लेकिन समय ला ध्यान में रखते हुए वो कार्यक्रम में जाना है। और आजकल अब जड़काला के दिन है, जल्दी दिन बुढ़ जाते, ओकर हेती थोड़ी जल्दी कार्यक्रम ला समेटते हुए काबर के कार्यक्रम बहुत अकर रही से
लेकिन राजेश अब नवा जिला अध्यक्ष बने तुहर आदिवासी समाज के ओके तो लाए चला गई भैया, तो फिर आना पड़ीस। राजेश ठाकुर से हमारे बहुत घरोबा संबंध, अब हमारे क्षेत्र खरेगा, जनपद सदस्य भी रहे और हमार साथी भी है, ओकर घर में बार बिहाव छठी बरहीम सबों में जाना रहते, पारिवारिक संबंध और जीत करी आना है तो फिर आज लगिस, लेकिन समय थोड़किन कमती हो गई, तीन बात है अखरत है। अभी हमन 10 तारीख के सोना खान गए रहे वीर नारायण जी के मठ में भी शीश नमन, संग्रहालय भी देखें, उनके पुराना जिन घर है तेनुल देखें, उकर परिवार वाला मन से मिलें, परिवार के मन ला 1000 रुपया पेंशन देत रही से, बहुत गरीबी स्थिति में 1857 के बारे में अभी एमडी ठाकुर जी बतात रही से कि कौन प्रकार से अपन जिन प्रजा है तेकर रक्षा करे खातिर वो धान अनाज ला लेके गरीब जनता ला बांटिस, और ओकर कारण से ओकर ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुईस और ओला सजा हुईस। रायपुर के जय स्तंभ चौक में ओला फांसी देगीस, 10 तारीख के फांसी दीस और 18 तारीख के ओला 8 दिन तक के वही में विधायक तो आने तुम कैसा कर रहे हो, पहचानो थोड़ा, मास्क लगा लेते हैं, चिन्हावे नहीं कर रहे अब। आठ दिन ले वीर नारायण सिंह जी के डेड बॉडी है तेन लटके रही से, अंग्रेज मन के आतंक फैलाए के जिन प्रक्रिया है तेन आप एक माध्यम से परिलक्षित होते, गांव में जाके पूरा गांव में आगी लगा देगी, परिवार के आदमी मन के न घर रही न द्वार रही से, वो मन मार डरी, तेन डर के मारे वो मन लुका लुका के अलग अलग गांव में निवास करत। और आइए अब अपनी खबर का रुख कर लेते हैं। हम जानकारी आपको दे रहे थे कि दिल्ली में इस समय शीतलहर का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, दिल्ली में फिलहाल सर्दी को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की सर्दियों की, तो सर्दियां अभी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जो पहाड़ी एरियो में बर्फबारी हो रही है उसकी जो शीत लहर है यानी ठंडी हवाएं जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। मगर बात करें जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो शीत लहर थी वो सबसे ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं अब जो कह सकते हैं आज रविवार है, तो रविवार के अंदर कहीं ना कहीं शीत लहर का जो प्रकोप है वो कहीं कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि मगर हाँ, इसमें एक चीज और है, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग एंजॉय करने के लिए इंडिया गेट वगैरह भी जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एंजॉय करते हैं नजर भी आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से बुजुर्गों की या फिर महिलाओं की या फिर कहें जो रोडों के किनारे पर रहने के मजबूर होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, उन लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सरकार उनके बारे में सोचे, जो क्योंकि जिस तरीके से कोविड के चलते रहन बसेरों के अंदर भी जगहें नहीं है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, मगर वो दिक्कतें सरकार दूर कर सकती है और दिल्ली सरकार से एक उम्मीद लगाई जा रही है दिल्ली सरकार इसके अंदर कोई कड़ा कदम उठाए। जी बिल्कुल राजीव, वैसे हर साल देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है और जगह जगह अलाव भी जलाए जाते हैं। क्या इस बार इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है? देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो रैन बसेरे हैं, बेशक दिल्ली सरकार के रैन बसेरे इस टाइम फुल है, क्योंकि कोविड के चलते ज्यादा उनके अंदर भीड़ नहीं रखी जा रही है, यानी कि ज्यादा जो लोगों के लिए जगह नहीं है। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं टेंट वगैरह की व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है, मगर दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है वो अभी तक धरातल पर नहीं साबित हो पा रही है, क्योंकि काफी हद तक जो गरीब लोग हैं, जो मार्केटों में काम करते हैं, फुटपाथों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं अपना गुजारा करते हैं, उनको लिए कहीं ना कहीं वो रोड पर ही अपना घर लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं वहीं पर सो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर अभी भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि उन तक गर्म कपड़े पहुंच पाए या फिर कंबल वगैरह पहुंच पाए, ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा महफूज कर सके। मगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो मरीज है या फिर जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग है वो खास तौर पर घरों से कम निकले और ताकि दिक्कतें तबीयत खराब ना हो और कहीं ना कहीं दिक्कतें ना आए। जी
बिल्कुल, और जिस तरह से बाहर इस समय लोग रह रहे हैं राजीव, देखिए सर्दी जुकाम का खतरा वैसे ही ज्यादा हो गया है और कोरोना का कहर अलग से है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर क्या कुछ वहां पर अभी सावधानी बरती जा रही है और ठंड में तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि किस तरह से वो व्यवस्थाएं इस समय मुकम्मल करें। देखिए, एक चीज तो गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से बात करें कोविड के, तो कोविड के लक्षण और नॉर्मल जो कह सकते हैं फीवर के लक्षण भी लगभग एक जैसे हैं और कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि सरकार उनके बारे में सोचे, यानी कि जो नॉर्मल खांसी जुकाम है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि उन तक जो मरीज है उन तक सुविधाएं पहुंच पाए। मगर बात करें जिस तरीके से कोविड की, तो कोविड के चलते कहीं ना कहीं सरकार को मैनेज करने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉर्मल खांसी जुकाम और कोविड के जो लक्षण है दोनों में समझने के लिए काफी टाइम लगता है और कहीं ना कहीं जब तक वो व्यक्ति अस्पताल के अंदर आएगा, टेस्टिंग करवाएगा, तब जाके पता लगता है कि ये कोरोना है या नॉर्मल खांसी जुकाम है। मगर दिक्कतें जरूर है सरकार के सामने, मगर सरकार को धरातल के अंदर कोशिश करनी चाहिए ताकि जनता तक सुविधाएं पहुंच पाए, खासतौर पर उन लोगों को जो रोड के किनारे पर रहने के मजबूर है, ताकि जिनके पास सुविधाएं नहीं होती, ना ही गर्म कपड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं इन गरीबों की मदद करने के लिए कुछ एनजीओ भी आगे आ रही है जो गर्म कपड़े या फिर कंबल वगैरह बांटती नजर आती है। बिल्कुल, और सरकार को भी इस बीच अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि बाहर जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनकी सहायता के लिए आगे आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन से आज मिलेंगे। माना जा रहा है कि पायलट और माकन के बीच मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा बने। वहीं सीएम अशोक गहलोत कल सोनिया गांधी से मुलाकात कर वापस जयपुर आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन पायलट अजय माकन से मिलकर अपने कैंप के नेताओं के नाम की सिफारिश करा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति होगी। हालांकि अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। माकन का जयपुर दौरा, इधर अजय माकन का जयपुर दौरा जल्द ही होने की संभावना है। माकन दिल्ली से जयपुर आकर कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम और अन्य नेताओं से चर्चा करेंगे। वहीं माकन के जयपुर दौरे के बाद ही कैबिनेट विस्तार होने की बात फिलहाल कही जा रही है। और इस मसले पर चर्चा के लिए संदीप चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
धन्यवाद पल्लवी जी। संदीप जी, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से हलचल राजस्थान की सियासत में मची रही, उसके बाद अब अगर ये कैबिनेट विस्तार होता है तो ये कैसे और कितने मायने में अहम माना जाएगा? देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से हमने आपने पूरे देश ने राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम देखा जी, जो लगभग 1 महीना चला और काफी उठापटक उसमें हुई। ऐसी स्थिति भी बन गई थी जब गहलोत सरकार गिर सकती थी जी, लेकिन फाइनली कहीं न कहीं कांग्रेस संगठन की मेहनत, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मेहनत रंग लाई और उन्होंने फाइनली राजेश पायलट को मना लिया और इस तरीके से गहलोत सरकार बच गई। लेकिन आपको मालूम है जिस तरीके से सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री का पद उसमें चला गया, उनके कई मंत्रियों के पद चले गए, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो भी चली गई। तो अभी दोबारा से राजस्थान कांग्रेस फिर से खड़ा होना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, नाराज लोगों की नाराजगी दूर करना चाहती है और उसी को देखते हुए जिस तरीके से ये कैबिनेट विस्तार होगा, गहलोत साहब पहले मीटिंग कर चुके हैं सोनिया गांधी से, अभी जिस तरीके से सचिन पायलट और वहां के प्रभारी अजय माकन जी की मीटिंग की बातें चल रही हैं, तो जाहिर है दोनों दलों को, दोनों धड़ों को बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी और पार्टी में एक आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश होगी ताकि पार्टी मिलजुल के मजबूती से काम कर सके और जो नाराजगी है वो दूर हो सके। देखिए संदीप जी, ये अभी भी जाहिर है कि सचिन की जो नाराजगी है या दूरियां हैं वो अशोक गहलोत से कम नहीं हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अभी भी जस की तस दूरियां बरकरार हैं। ऐसे में लग रहा है कि वो अपना वादा जो है अभी बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि उस समय जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ये बात साफ तौर पर निकल कर सामने आई थी कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और उस कैबिनेट के विस्तार में सचिन पायलट के गुट के जो लोग हैं उनको अहम पद दिया जाएगा। अभी लग रहा है कि गहलोत अपने वादे को बरकरार रख पाएंगे। देखिए पल्लवी जी, यहाँ पे वादा बरकरार रखना गहलोत की हाथ में नहीं है, न ही गहलोत साहब के वादे हैं। ये चीजें हाईकमान से चलती है, नेशनल लेवल से चलती है, क्योंकि सारी जो सेटलमेंट है नेशनल लेवल पे किया गया है। प्रियंका गांधी उसमें इन्वॉल्व थी और प्रियंका गांधी के जो कमिटमेंट है उनको ना अशोक गहलोत ठुकरा सकते हैं ना उनको सचिन पायलट ठुकरा सकते हैं। तो ऊपर से जो आदेश होगा, जो कमिटमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी काम करेगी और उसी के अनुसार आपको राजस्थान कैबिनेट का विस्तार में चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल, और अभी हाल ही में जिस तरह से पंचायती चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को उसमें काफी अच्छी खासी जीत मिली थी, क्या वजह मानते हैं? क्या वाकई में राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से आपसी गुटबाजी है ये उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए पल्लवी जी, बीजेपी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई जी, वो एक अलग इशू है, लेकिन बीजेपी राजस्थान में कभी भी कमजोर नहीं थी न कमजोर है। बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी है, भारी बहुमत की सरकार नहीं है, आपको भी मालूम है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये टूट फूट दिखाई दी, ये आपसी जो सामंजस्य की कमी दिखाई दी, जो गहलोत साहब और पायलट के बीच की लड़ाई दिखाई दी, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, भारतीय पार्टी के संगठन को मिलता है। तो यही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस राजस्थान के चुनाव में दिया है। संदीप चौधरी जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में सचिन और अशोक की जो ये दूरियां हैं वो कभी खत्म हो पाएंगी? क्या कांग्रेस की जो सियासत है राजस्थान में ये कभी ठीक हो पाएगी? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत का ये आखिरी चुनाव है राजस्थान की राजनीति में। अगर आगे से उनको राजनीति में रहना है तो राष्ट्रीय राजनीति करनी पड़ेगी, उनको दिल्ली बुला लिया जाएगा। और आपको याद दिला दूं, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनको राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया था। वो राहुल गांधी के साथ काम कर रहे थे। टाइम पे राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि उनको मुख्यमंत्री फिर से बना दिया। लेकिन आगे की राजनीति अगर सचिन पायलट करते रहे कांग्रेस के साथ, तो मुझे लगता है राजस्थान कांग्रेस की जो कमान है वो आने वाले समय में सचिन पायलट के हाथों में होगी।
ठीक है, अजय माकन से मुलाकात करने वाले हैं सचिन पायलट। कितनी अहम ये मुलाकात मानी जाए? अजय माकन को प्रभारी बनाया गया है, ऐसे में क्या लग रहा है सचिन गुट के कितने लोगों को जगह दे दी जाएगी नई कैबिनेट में? देखिए पल्लवी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और जिस तरीके से अजय माकन जी को प्रभारी बनाया गया है, एक बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के बहुत ही नजदीकी नेता माने जाते हैं। तो अजय माकन जी से मिलना या बात रखना ऐसा समझ लीजिए आप जैसे गांधी परिवार से बात का करना जी। और चूंकि अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया, और प्रभारी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभारी डिसाइड करते हैं किसको मंत्री पद देना है, किसको नहीं देना है, संगठन की जिम्मेदारी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। तो अजय माकन जी का रोल और उनसे मिलने के बाद जो सचिन पायलट बात रखने वाले हैं, उन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और सचिन पायलट को कभी भी कांग्रेस पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। बिल्कुल, आखिरी सवाल है संदीप चौधरी जी, राजस्थान में कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए पल्लवी जी, राजस्थान की जो राजनीति है आपने देखा होगा, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती है जी। तो जिस तरीके की अभी चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं कह सकता, क्योंकि जब संगठन में आपसी झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होता है, तो पार्टी हमेशा अपनी सरकार को बचाने में लगी रहती है और इन चीजों के ध्यान में रहती है कि कोई अंदर खाने धोखाधड़ी तो नहीं चल रही है, मेरी सरकार गिर तो नहीं जाएगी। बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी बीच में गहलोत साहब ने बोला कि मेरी सरकार को फिर से गिराने की कोशिश हो रही है। तो इसी डर में 5 साल निकल जाएंगे। कोई बड़ा डिसीजन गहलोत सरकार नहीं ले पाई है, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाई है, लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। तो मुझे लगता है जब विधानसभा इलेक्शन का टाइम आएगा तो एक बार फिर से सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अजय माकन से सचिन पायलट की अहम मुलाकात है और ये संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान कांग्रेस में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना पर राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दुर्भाग्य से अदालत में हमारे खिलाफ कौन गया, केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार की कोई परियोजनाएं होती हैं, हम बिना किसी विवाद के भूमि देते हैं। अगर वे हमारी परियोजनाओं का विरोध करते हैं तो हमें भी बुलेट ट्रेन जैसी उनकी परियोजनाओं का विरोध करना चाहिए। यह जमीन केंद्र या राज्य की नहीं है, यह लोगों की जमीन है और केंद्र और राज्य को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 102 एकड़ दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने इस जमीन पर फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे से हटकर कांजूर मार्ग की जमीन को मेट्रो कार शेड बनाने के लिए चुना था। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की इस समय ठनी हुई है। केंद्र ने इस जमीन पर अपना दावा ठोका है और मेट्रो कार शेड के लिए जमीन को आवंटित करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार अपना ईगो किनारे रखकर आरे में कार शेड के निर्माण का काम शुरू करे। वहीं इस मसले पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया। मेट्रो कार शेड को लेकर एक दुविधा की स्थिति खड़ी की है। यहां तक कि जो बुलेट ट्रेन की जगह है, जो बुलेट ट्रेन के लिए रिजर्व की है, आज मेट्रो कार शेड वहां जाने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट ने इतना स्ट्रिक्चर पास किए, तासरेक पास किए, इतनी नाराजगी व्यक्त की कि जो गोरेगांव नेशनल पार्क में कार शेड होने वाला था वो इकोनॉमिक की दृष्टि से भी सस्ता था और नागरिकों के, मुंबई के सिटीजन्स की दृष्टि से भी उपयोगी था। परंतु महाराष्ट्र सरकार ने जिद के कारण उसको कंजूर मार्ग भेजने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने रोका। अभी उसकी जगह उनको बुद्धि आनी चाहिए थी। उन्होंने बदले की कार्रवाई करके मेट्रो शेड को, जो बुलेट ट्रेन की जगह रिजर्व है, वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो बातें होगी, एक कीमत बढ़ेगी, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेट होगा और मेट्रो जो 2021 में शुरुआत होने वाली थी वो 2025 और 26 में गई। नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ। नुकसान किसका हुआ? मुंबई कर का हुआ। मुंबई किसका नुकसान हुआ? मुंबई कर को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना को लेकर इस समय क्या कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा है उसे सुनकर कहना गलत नहीं होगा कि मेट्रो कार सेट विवाद जो है वो उद्धव सरकार सुलझाना चाहती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दखल देकर इस पूरे मामले को कोर्ट लेकर के गई है, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के विकास के लिए इन मसलों पर हम आमंत्रित करते हैं विपक्ष को कि वो महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा करे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कहा कि केंद्र सरकार के जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसमें अगर राज्य सरकार कोई दखल नहीं देती है तो केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र की जनता की और खास करके मुंबई के लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो कार सेट परियोजना जो आर्य कॉलोनी से कांजुन मार्ग ले जाया गया है उस पर जो विवाद है खत्म किया जाए। जी पल्लवी। बिल्कुल मुरारी, लगातार जो है दोनों इस समय सरकारों में ठनी हुई है इस कार शेड परियोजना को लेकर, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार ने दावा ठोक दिया है कि ये जमीन उनकी है। सच्चाई कितनी है इस दावे में? देखिए पल्लवी, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है कि सच्चाई कितना है, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि इस पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ जजमेंट आते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की अगर कोई परियोजना होती है तो महाराष्ट्र सरकार जमीन देने से पीछे नहीं हटती है। जब महाराष्ट्र सरकार की कोई परियोजना है तो उसमें केंद्र सरकार आखिर क्यों दखल दे रही है, क्या समस्या है? जबकि बीजेपी साफ तौर पर शुरू से आरोप लगाते आ रही है। हाल ही में गिरीश समैया ने भी अपना बयान दिया कि महाविकास अघाड़ी और खास करके शिवसेना जो है इस गलत तरीके से इस प्रोजेक्ट को यहाँ से वहां शिफ्ट कर रही है। जी बिल्कुल मुरारी, जानकारी मिल रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे का साफ तौर पर कहना है कि जब वो हमारी परियोजनाओं में इस तरीके से टांग अड़ाएंगे तो हम भी फिर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन परियोजना में दखल अंदाजी दे सकते हैं। क्या लग रहा है, वाकई में आने वाले समय में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है? जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है उस पर हम भी दखल दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के रास्ते बुलेट ट्रेन जाने की बात कही गई है। इसमें महाराष्ट्र की जाएंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या बीजेपी यू टर्न लेती है और क्या इस परियोजना में जो मेट्रो कार सेट बनाने की बात आर्य कॉलोनी में थी जिसे उद्धव सरकार ने कांजुल मार्ग में शिफ्ट किया है उस पर बीजेपी सहमति बनाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में राजनीतिक तेवर में विकास कार्य में बड़े रोड़े देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन कांजूर मार्ग पर दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, आरे की समस्या हम समझ रहे थे कि वहां पर इतने हरे भरे पेड़ हैं और उन्हें काटना ठीक नहीं था, तो कांजूर मार्ग पर अगर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, बीजेपी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो जगह है ये जगह केंद्र सरकार की है। केंद्र की कई ऐसी योजना है जिसे बनाने के लिए जगह पहले से ही काफी कम है। जो जगह कांजूर मार्ग में है बीजेपी केंद्र परियोजना के तहत जो है वहां कुछ बनाना चाहती है और यही वजह है कि वो जगह बीजेपी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे तो जगह छोड़ा गया था। लेकिन उस जगह पर जिस तरीके से मेट्रो कार से शिवसेना ले जाना चाहती है उससे शिवसेना ये दिखाना चाहती है कि मुंबई का जो दादर इलाका है वो सबसे पॉश होता है, वो तीनों इलाकों को जोड़ता है और यही वजह है कि कांजुल मार्ग दादर से सटा हुआ है। यही वजह है कि शिवसेना या महाविकास अघाड़ी चाहती है कि मेट्रो कार से परियोजना जो है एक कांजुल मार्ग में बने, जबकि आर्य कॉलोनी में 2000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से माने तो वहां पर 30% तक काम आर्य कॉलोनी में किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल, और जिस तरीके से राजनीतिक गतिरोध इस मसले पर जारी है, काफी जरूरी है कि इस गतिरोध को सुलझाया जा सके, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे अब खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए और हम इस विवाद को सुलझाएंगे। देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरह से विवाद सुलझाया जाता है। शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं